जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियोज़ में हम आइटम मैनेजमेंट का फॉर्म हमने कंप्लीट किया था और उसके टेबल्स बनाए थे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आइटम परचेज़ फॉर्म जो है वो कोशिश करेंगे कि हम वो शुरू करें और उसको हम 1-2 वीडियोज़ में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम आइटम परचेज फॉर्म बनाने के लिए हमें जिन टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सबसे पहले बनाते हैं। तो मैं जाता हूँ क्रिएट में और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टेबल और इसके डिज़ाइन व्यू में मैं जाता हूँ। परचेज के लिए हमारे पास दो मेन टेबल जो है वो दो टेबल बनेंगे। एक में हमारे बिल की डिटेल होगी, वो बिल जो हमें सप्लायर देगा जिससे हम चीजें खरीदेंगे, वो बिल हम उसमें एंटर करेंगे और उसकी आइटम्स जो हमने उससे खरीदी हैं वो हम उसमें एंटर करेंगे। बिल के लिए एक अलग टेबल होगा और जो आइटम्स हम उससे खरीदेंगे जो उस बिल के अंदर शामिल होंगी वो हमारा दूसरा टेबल बने। एक हमारा मेन टेबल होगा जिसमें हम मेन बिल एंटर करेंगे और एक हमारा डिटेल टेबल होगा जो उसके साथ लिंक होगा जिसमें उस बिल की आइटम्स जो है वो शामिल होंगी। पहला टेबल मैं बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ परचेज एंट्री, परचेज अंडरस्कोर एंट्री। आप इसमें स्पेस भी दे सकते हैं लेकिन अमूमन हम स्पेस यूज नहीं करते क्योंकि जब हम कोड लिखते हैं तो कोड में हमें अगर अब स्पेस दी हो तो फिर हमें ब्रैकेट्स डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर उस पूरे टेबल के नाम में स्पेस नहीं है तो वहां पे हम ब्रैकेट ना भी डालें तो हमारा काम चल जाता है, इसलिए कोडिंग थोड़ा इजी हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जहाँ पे हमने स्पेस देना हो वहां पे अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं। तो परचेज एंट्री का टेबल मैंने बनाया। इसमें सबसे पहली जो हम फील्ड रखेंगे, प्राइमरी जो की होगी हमारी, वो हमें ये खुद सजेस्ट कर देता है, तो उसको हम रखेंगे PEID, PEID परचेज एंट्री आईडी, और यही चीज हमारा बिल नंबर भी होगा। इसको हम बिल नंबर अपनी तरफ से काउंट करेंगे, जैसे जैसे बिल आते जाएंगे तो वो हम उसमें एंट्री ये खुद ब खुद करता जाएगा। लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि हम इसको ऑटो नंबर ना रखें, क्योंकि ऑटो नंबर में ये एक ड्रॉबैक होता है कि जब एक बिल खुदा न खास्ता हम डिलीट करते हैं तो वो नंबर ये ड्रॉप कर देता है और नेक्स्ट नंबर से वो शुरू कर देते हैं। अगर आप ये रख भी लें तो कोई इतना यहाँ पे इतना मसला नहीं है, क्योंकि ये बिल आपने किसी को देना नहीं है, ये बिल आपने अपने पास ही रखना है। सप्लायर से आप चीजें लेंगे तो वो जो बिल आपको बना के देगा वो हम अपने सिस्टम में एंटर करेंगे कि हमने ये आइटम्स परचेज की, कौन से सप्लायर से परचेज की, और ये क्रेडिट पे हमने परचेज की या कैश पे परचेज की, उसका आपने हिसाब किताब रखना है जो आपने उसको एंटर करना है सिस्टम के अंदर। तो ये बिल आपने किसी को प्रोवाइड नहीं करना, लेकिन फिलहाल हम अपनी जो एक सिस्टम है उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ इसको हम एज ए नंबर रखेंगे। हम ऑटोमेटिक इसमें खुद खुद इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये हमारी एक प्राइमरी की होगी, ये हम रखेंगे। उसके अलावा हम उसमें रखेंगे परचेज अंडरस्कोर डेट, ये हमारा डेट फॉर्मेट में होगी। उसके बाद कि कब हमने परचेज किया ये हम इसमें रखेंगे। उसके बाद हम जिस सप्लायर से हमने परचेज करेंगे उस सप्लायर का डिटेल हम रखेंगे, और वो क्या होगा, सप्लायर अंडरस्कोर आईडी, और ये हम रखेंगे नंबर। अब ये सप्लायर आईडी जो है ये हमारा, मैं यहाँ पे जस्ट उसको लिंक करूंगा एक नंबर के जरिए, और एक अलग टेबल होगा जिसमें हमारे सप्लायर्स की जिनसे हम चीजें खरीदते हैं उनकी पूरी डिटेल होगी, ताकि हमें बार बार सप्लायर जो है वो यहाँ पे लिखना ना पड़े। और दूसरा, यहाँ पे ये मैं लिंक इसलिए करता हूँ नंबर के थ्रू, यहाँ पे हम सप्लायर नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि हमें हर बार ये सप्लायर लिखना पड़ेगा। और दूसरा, जब भी हम उसको मैच करना चाहेंगे तो कई दफा हो सकता है आप सप्लायर का नाम किसी और स्पेलिंग में लिखें और किसी दफा किसी और स्पेलिंग में लिखें, तो वो आपको मैच करने में प्रॉब्लम होगी। और तीसरी चीज, हर रिकॉर्ड के साथ आप जब सप्लायर यहाँ पे लिखेंगे तो उससे आपकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। तो ये जस्ट एक नंबर होगा और वो हम उसको मैच कर लेंगे। और चौथी चीज वो ये कि जब आप यहाँ पे नंबर यहाँ पे रखेंगे और उसको सप्लायर के टेबल से लिंक करेंगे तो सप्लायर के अंदर आप उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी रख सकते हैं। वो आप इस
नंबर के थ्रू उठा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे तो आप सिर्फ सप्लायर नेम एंटर करेंगे, लेकिन उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका आप कह सकते हैं ईमेल वगैरह या कोई और इन्फॉर्मेशन वो आप उस टेबल से इस नंबर के थ्रू उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप सप्लायर का नाम एंटर करना शुरू कर देंगे तो जस्ट आप सिर्फ नाम करेंगे या फिर आप सप्लायर लिखें फिर सप्लायर का एड्रेस हर एक रिकॉर्ड के साथ लिखें तो वो मुमकिन नहीं है। यहाँ पे जस्ट हम एक कोमा बॉक्स बनाएंगे और वहां से आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे और वो सप्लायर इस बिल के साथ लिंक हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये सप्लायर, ये चीजें हमने इस सप्लायर से खरीदी हैं, इसलिए हम यहाँ पे सप्लायर आईडी रखेंगे। वो हम इसका एक नया टेबल बनाएंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आईडी किस तरीके से लिंक होगा। उसके बाद हम क्या रखेंगे, उसके बाद हम रखते हैं परचेज अंडरस्कोर टाइप, ये भी हम नंबर रखेंगे। अब टाइप में क्या होगा कि आपने ये चीजें कैश परचेज की हैं या क्रेडिट परचेज, तो वो हम इस नंबर से हम यहाँ से उठा लेंगे। अब ये मैंने नंबर क्यों रखा, इसका भी हम एक अलग टेबल बनाएंगे। इसमें एक वैल्यू होगी आपकी कैश परचेज और एक होगी क्रेडिट परचेज। अब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं परचेज टाइप, यहाँ पे कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। अगर उसमें क्या होगा, हर रिकॉर्ड के साथ आपको पूरा CASHPURCHASE पूरा लिखना पड़ेगा कैश परचेज। इसी तरह क्रेडिट परचेज आपको पूरा लिखना पड़ेगा। एक तो आपका टाइम ज़ाया होगा हर परचेज के साथ, दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे मेमोरी बहुत ज्यादा, नंबर में जस्ट 1 और 2 आएगा, लेकिन जब आप कैश परचेज पूरा लिखेंगे तो वो आपकी बाइट्स ज्यादा कंज्यूम करेगा और हर रिकॉर्ड के साथ वो करेगा, इसलिए आपकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। उसके अलावा आप क्रेडिट परचेज या कैश परचेज का एक्स्ट्रा डिटेल्स भी एंटर कर सकेंगे, इसलिए हम ये दो टेबल अलग से बनाएंगे। उसके बाद जो मेन चीज हमारी क्या होगी, हमारा जो टोटल बिल होगा वो होगा, या पहले हम कर लेते हैं डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट अगर उस सप्लायर ने दी है, ये हम रखेंगे करेंसी के अंदर होगी टोटल बिल पे डिस्काउंट। अब ये आइटम की डिस्काउंट नहीं है, ये हम बिल का टेबल बना रहे हैं, यानी जब टोटल हो जाएगा बिल, उस बिल की जो डिटेल होगी वो हम यहाँ पे रखेंगे। अगर टोटल बिल पे वो टोटल करता है, फर्ज किया 9800 अगर वो करता है हमारा टोटल बिल, उसमें से वो हमें 9500 चार्ज कर लेता है, बाकी 300 हमें वो डिस्काउंट दे देता है। टोटल बिल के ऊपर जो डिस्काउंट अगर वो हमें देता है, वो हम डिस्काउंट यहाँ पे फीड करेंगे। जो आइटम के ऊपर डिस्काउंट देगा वो हम अलग से आइटम का जो डिटेल टेबल हम ये परचेज का बनाएंगे उसमें हम डील करेंगे। फिलहाल ये जो डिस्काउंट होगी ये हमारी बिल के ऊपर अगर वो हमें डिस्काउंट देता है तो वो हम यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद हमारा जो टोटल बिल की जो टोटल अमाउंट होगी वो हम इस टेबल में फीड करेंगे। टोटल बिल आप कह लें या टोटल अमाउंट कह लें, बल्कि वो हम फाइनल अमाउंट में लिखेंगे। टोटल बिल जो है वो हमारा करेंसी उसमें आएगा, ये जो टोटल आइटम्स का टोटल बिल बनेगा वो इसमें आएगा और डिस्काउंट इसमें आएगी, और टोटल बिल से जब डिस्काउंट माइनस होगी तो हम फाइनल अमाउंट में लिखेंगे। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं टोटल बिल माइनस डिस्काउंट, लेकिन हम वो फॉर्म के अंदर करेंगे। अगर उसने डिस्काउंट दिया है तो वो फाइनल अमाउंट हमारी, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो टोटल बिल ही हमारी फाइनल अमाउंट होगी, तो उसको हम फाइनल अमाउंट हम रख सकते हैं करेंसी। यहाँ पे हम कैलकुलेटेड फील्ड भी बना सकते हैं कि टोटल बिल माइनस डिस्काउंट, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा एक चीज मैं और रख सकता हूँ, अगर आपने परचेज टाइप आपकी क्रेडिट है फिर तो ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और वो क्रेडिट होगी, यानी कि वो हमें उधार चीजें दे रहा है, बाद में हम उसको जब पेमेंट करेंगे तो वो हम उसमें से माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर कई दफा ये होता है कि आप कैश परचेज करते हैं किसी भी सप्लायर से, वो सप्लायर आपके डाटाबेस में नहीं होता या किसी वजह से उसके साथ आप क्रेडिट डीलिंग नहीं करते, या आप फर्स्ट इजी लोड वगैरह या वो मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह कंपनियों मोबाइल कंपनियों के कार्ड आप बैलेंस खरीदते हैं वो आपको कैश ही परचेज करना पड़ता है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन रखूंगा कि कैश अंडरस्कोर पेड। उस वक्त जब हमने खरीदा है उस वक्त हमने उसको कैश कितना पे कर दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर तो यहाँ पे हम फॉर्म लेवल पे ये एक लगाएंगे चेक, अगर तो ये जो आपकी परचेज है ये क्रेडिट है, उधार है, तो फिर कैश पेड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये डिसेबल हो जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं लिख सकेंगे, तो पूरी परचेज आपकी क्रेडिट ही काउंट होगी। और अगर कैश परचेज है तो ये अनेबल होगा, इसमें आप अपनी कैश पेड की अमाउंट लिख सकते हैं। तो जब हम सप्लायर का बैलेंस निकालेंगे तो हम जस्ट सिर्फ क्रेडिट अमाउंट ही लेंगे। अगर आपने क्रेडिट परचेज की है और साथ कुछ कैश पे कर दिया, कुछ रह गया, तो उसको हम क्रेडिट परचेज ही काउंट करेंगे। लेकिन क्या होगा, उसके जो अलग से हमारा एक फॉर्म होगा सप्लायर पेमेंट्स का,
सप्लायर को जो जो हमने पेमेंट की है उसमें हम वो पेमेंट डालेंगे। यहाँ पे हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे कैश पेड के अंदर हम सिर्फ कैश परचेज अगर हमने की है तो वो कैश पेड हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि ये हमने चीज ली थी कैश पे और इतनी अमाउंट हमने उसको पे कर दी। ये तकरीबन हमारा ज्यादातर चीजें बिल के हवाले से यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। और ये चीज हम जो है वो यहाँ पे सेव करते हैं। Ctrl+S मैंने प्रेस किया और ये सेव हो चुका है। इसका नाम मैं ऑलरेडी परचेज एंट्री जो है वो रख चुका था। उसके बाद हम जो है एक टेबल और बनाते हैं जिसका नाम होगा परचेज डिटेल। परचेज डिटेल में हम जो चीजें परचेज करेंगे उनका जो है वो हम रिकॉर्ड रखेंगे। जो चीजें परचेज, ये तो बिल की डिटेल होगी, और जो हम चीजें परचेज करेंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे। इसको मैं करता हूँ क्लोज और फिर मैं जाता हूँ क्रिएट में और यहाँ पे मैं जाता हूँ टेबल के अंदर और यहाँ पे इसको हम डिजाइन व्यू में खोलते हैं और इसका नाम मैं रखता हूँ URC। उसका नाम था परचेज एंट्री और इसका नाम था परचेज अंडर, इसका नाम रखते हैं डिटेल। यानी कि एक बिल की जो डिटेल होगी वो इस टेबल में हम रखेंगे। इसकी जो प्राइमरी की होगी इसका मैं नाम रखता हूँ परचेज डिटेल आईडी। वो थी परचेज एंट्री आईडी और ये परचेज डिटेल आईडी होगी यहाँ पे। इसको मैं ऑटो नंबर ही रखना चाहता हूँ। अब इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे एक बिल के अंदर हो सकता है 8 चीजें हों, 10 चीजें हों, तो उसको हर एक को ये परचेज डिटेल आईडी असाइन करेगा और ये आईडी हम किसी जगह पे डिस्प्ले नहीं करेंगे। तो अगर ये डुप्लीकेट कह रहा हूँ, अगर ये बीच में से मिस भी नंबर हो जाते हैं तो हमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लिंक करेंगे अपने परचेज एंट्री आईडी से। अगर मैं वो खोलूँ यहाँ पे, ये हमारा उसमें खोला, ये PEID जो इसकी प्राइमरी की है ये हम इस टेबल की फॉरेन की बनाएंगे। ये मैं जब रिलेशन बनाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम इन दोनों टेबल्स को लिंक करने के लिए, परचेज डिटेल और परचेज एंट्री, इन दोनों को लिंक करने के लिए PEID जो है ये मैं यहाँ पे बनाऊंगा PEID और इसको मैं रखूंगा, वहां पे मैंने नंबर रखा है, यहाँ पे भी मैं इसको नंबर ही रखूंगा। इसके थ्रू हम इन दोनों टेबल्स को लिंक करेंगे। PDID ये इस टेबल की प्राइमरी की होगी जो हमारा डिटेल टेबल है, लेकिन जो PEID होगी ये हमारी प्राइमरी की तो नहीं है, ये फॉरेन की है इस टेबल की। जो परचेज एंट्री हमारा इस बिल की डिटेल जो है वो इस टेबल के अंदर इस फील्ड से लिंक होगी। ये मैं अभी रिलेशन बनाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों मैंने बनाया है। उसके बाद मैं क्या रखूंगा, इसमें एक आइटम आईडी, आइटम अंडरस्कोर आईडी, और ये भी हम रखेंगे नंबर। ये लिंक होगा हमारे आइटम के टेबल के साथ। ये जो आइटम्स का टेबल हमने ऑलरेडी बनाया था, इसको मैं डिजाइन करता हूँ, डिजाइन व्यू में खोलता हूँ। ये देखिए आइटम आईडी, ये जो हमारा होगा ये हमारा परचेज डिटेल आइटम आईडी के साथ लिंक होगा, ताकि वो आइटम ही हम फेच करके उसका जस्ट आईडी लिखेंगे, बाकी चीजें उसका नेम, उसका यूनिट, उसका जो सेल प्राइस, परचेज प्राइस, ये हम यहाँ से उठाएंगे। ये मैंने इसलिए रखा आइटम आईडी। उसके बाद मैं रखूंगा क्वांटिटी, क्वांटिटी हम रखेंगे, ये भी नंबर में ही रखेंगे सर, कि कितनी चीजें परचेज। आइटम आईडी से ये हमें क्लियर होगा कि कौन सी आइटम है हमने परचेज की है सप्लायर से और कितनी क्वांटिटी में परचेज की है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ प्राइसेस यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, किस प्राइस पे हमने खरीदी है, और एक चीज हम और शामिल करेंगे, किस प्राइस पे हम बेचेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम लिख दें तो वो हम एक अपडेट क्यूरी लगाएंगे जो हमारे आइटम्स के टेबल को अपडेट करेगी। आइटम के अंदर जो प्राइस हमने सेल प्राइस दी हुई है तो वो उसको अपडेट करेगी। वो हम आगे सिनेरियो देखेंगे कि क्या सिनेरियो बनता है, फिर उसके मुताबिक हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसकी एक लिखता हूँ कंपनी प्राइस, जो हमें जिस प्राइस पे हमने खरीदी है चीज, कंपनी की प्राइस क्या है, जिस कंपनी से हमने खरीदी है उसकी प्राइस क्या है। और दूसरी क्या होगी, रिटेल अंडरस्कोर प्राइस, ये वो प्राइस होगी जिस पे हम बेचेंगे। कई दफा ये होता है आप सर्फ वगैरह या साबुन या कोई और चीज ये आप खरीदते हैं, उसके ऊपर आपको जो कंपनी से आपको मिला है, एक तो वो प्राइस होती है और दूसरी उसके ऊपर एक प्रिंटेड प्राइस होती है, रिटेल प्राइस इसको कहते हैं, जिस पे आप बेचते हैं। तो ये दोनों प्राइसेस हम यहाँ पे रखेंगे ताकि हमें बार बार जो है जब हम उसको सेल करने लगे
तो हमें देखना ना पड़े कि इसकी रिटेल प्राइस क्या है, यहीं पे हम रिटेल प्राइस उसकी मेंशन कर देंगे, तो यहीं से हम उठा लेंगे सेल करते हुए। तो उसके बाद हम इसका एक टोटल हम दे सकते हैं कि टोटल क्या होगा कि कंपनी प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, तो ये हम कैलकुलेटेड रख सकते हैं। कैलकुलेटेड रखने के लिए एक दफ़ा आपको इस टेबल को सेव करना ज़रूरी है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये टेबल सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे टोटल स्कोर कंपनी प्राइस, ये हम यहाँ पे रखेंगे कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड को करते हुए ये जैसे ही आप उसको करते हैं तो यहाँ पे ये एक आपको एक्सप्रेशन बिल्डर खोल देता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या करना है, कंपनी प्राइस जो कंपनी से हम लेंगे मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ कंपनी प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी टोटल प्राइस जो है वो निकल आएगी। फिर करेंगे, ये कैलकुलेटेड फील्ड आपके पास बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। यहाँ पे देखें कंपनी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। उसके बाद आप रिजल्ट टाइप भी दे सकते हैं कि ये इंटीजर लॉन्ग इंटीजर किस में होना चाहिए, तो ये खैर हम छोड़ देते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मेट आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये फॉर्मेट किस में आएगा, तो फॉर्मेट हम कर देते हैं करेंसी के अंदर, ये करेंसी के अंदर ये फॉर्मेट जो है वो हमें चाहिए। यहाँ पे आप हर एक का कैप्शन भी दे सकते हैं अगर आप चाहिए, लेकिन ये चीजें हम फॉर्म में कर सकते हैं, इसको फॉर्म के अंदर खुद डील कर सकते हैं, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, ये फॉर्म में ही हम उसको लिखेंगे। तो ये काफ़ी है, मेरे ख्याल में दोनों हमारे जो टेबल्स हैं वो बन चुके हैं। मैं इसको सेव करके क्लोज करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये दोनों टेबल हमारे पास बन चुके हैं। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस टूल्स रिलेशनशिप्स, और यहाँ पे मैं परचेज डिटेल का टेबल भी उठाता हूँ और परचेज एंट्री का टेबल भी उठा लेता हूँ। अब परचेज एंट्री और परचेज डिटेल के अंदर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, परचेज एंट्री एक बिल होगा और बिल में बहुत सारी आइटम्स होगी PEID, इसको मैं लिंक करूंगा। देखिए ऑटोमेटिकली वन टू मैनी रिलेशन उसने डिटेक्ट कर लिया। ये खैर बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप क्लासेस देखेंगे वो आपको समझ आएगी। इसको मैं इन्फोर्स करता हूँ, यानी कि एक बिल के अंदर बहुत सारी आइटम्स आएंगी और बहुत सारी आइटम एक बिल के अंदर, यानी कि वन टू मैनी रिलेशन बनेगा। यहाँ पे देखें इधर वन है और इधर मैनी है, ये रिलेशन आपका बन जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे एक रिलेशन आइटम के साथ बना सकते हैं, आइटम आईडी और ये आइटम आईडी, ये दोनों का आप रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन कोई इतना ये जरूरी भी नहीं है। ये हम ऑटोमेटिकली फॉर्म में जब आइटम आईडी उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हम आइटम के टेबल से उठा लेंगे, कोई इतना जरूरी नहीं है। दो रिलेशन हमारे जरूरी है, जो हम आगे सप्लायर का टेबल बनाएंगे और परचेज टाइप का टेबल बनाएंगे। अच्छा, रिलेशन का ये है कि आप अगर यहाँ पे रिलेशन बना देते हैं तो जब आप क्यूरी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिलेशन जो है वो वहां पे शो हो जाएगा, तो इसलिए वहां पे आपको फिर रिलेशन दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिलेशन नहीं भी बना तो कोई इतना मसला नहीं है, अगर आप क्यूरी बनाते हैं तो क्यूरी में आप रिलेशन दोबारा से बना सकते हैं, वहां पे आप इसको शो कर सकते हैं। बल बेहतर जो तरीका कार ये स्ट्रक्चर जो अप्रोच है ये डाटाबेस की, वो ये है कि यहाँ पे आप रिलेशंस जो है वो बनाएं, ताकि क्यूरी बनाते हुए यहाँ पे आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जहाँ हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे पूरा जाल बन जाएगा रिलेशंस, फिर आपको क्यूरी बनाते हुए आइडिया नहीं रहता कि मैंने कोई रिलेशन बनाना है या नहीं, तो यहाँ पे आप बना दें ज्यादा बेहतर होता है। इसको मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ और यस करता हूँ, ये रिलेशन हमारा बन गया। अब परचेज एंट्री का टेबल में अगर खोलूँ तो आपको देखिए सप्लायर आईडी एक हमारा सप्लायर का टेबल हमें चाहिए और एक परचेज टाइप का टेबल हमें चाहिए, ये दो टेबल मैं बनाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, क्रिएट पे जाता हूँ और टेबल पे जाता हूँ, डिजाइन में जाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ सप्लायर्स और ओके कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास आईडी आई, इसका नाम मैं रख देता हूँ सप्लायर आईडी, SUP_ID कर देते हैं और इसको ऑटो नंबर ही रखते हैं। उसके बाद क्या हम रख सकते हैं इसमें सप्लायर_ नेम, ये शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा। उसके बाद हम रख सकते हैं सप्लायर_ टाइप, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रख सकते हैं। टाइप में हम क्या रखेंगे कि ये सप्लायर किस किस्म का है, यानी कि इससे हम फर्ज किया एक कंपनी है जिससे हम बिस्किट्स खरीदते हैं, उस कंपनी का टाइप जो है वो हम
उसको बिस्किट्स कंपनीज रख सकते हैं, या किसी से हम इजी लोड परचेज करते हैं टेलीनार से फलां से, तो वो हम उसमें उसकी टाइप दे सकते हैं। कोई होल सेलर है वो हम दे सकते हैं। यानी कि एक ऑप्शन हमने रखा है, अगर हम सर्च करना चाहें कि मुझे बिस्किट की कंपनी जिनसे हम चीज़ें खरीदते हैं वो दे दे, तो वो हम यहाँ से सर्च कर सकें कि हमें हर टाइप का सप्लायर की लिस्ट मिल सके। ज़रूरी नहीं है एक ही सप्लायर आपका होगा, आपके बहुत सारे सप्लायर हो सकते हैं। उनकी टाइप से हम सर्च करना चाहें तो हम सर्च कर सकते, इसलिए रखें। उसके बाद आप इसके जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका सेल नंबर रखना चाहेंगे, ताकि अगर आपको इमरजेंसी कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से देख सकें कि सेल नंबर उसका क्या है, उसको कॉन्टैक्ट कर सकें। उसके बाद उसका हम स्ट्रीट एड्रेस रख सकते हैं, उसके बाद उसका हम सिटी रख सकते हैं। ये मैंने अलग अलग इसलिए रखे कि आप सिटी से भी सर्च कर सकें, सिर्फ सिटी से कि कौन सी सिटी से हमारा ये आप चाहते हैं कि रावलपिंडी के या इस्लामाबाद के सप्लायर्स की लिस्ट निकल आए, लाहौर के सप्लायर की लिस्ट निकल आए, कराची के सप्लायर्स की लिस्ट निकल आए, तो आप सिटी से निकाल सकें, इसलिए मैंने इसको अलग अलग रखा। उसके बाद आप इसका लैंडलाइन नंबर रख सकते हैं। उसके बाद आप इसका ईमेल रख सकते हैं। ये चीज़ें आप सप्लायर की रख सकते हैं। तो सप्लायर का टेबल बन चुका है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद एक टेबल हमने बनाना है, यहाँ पे देखें परचेज टाइप का, ये परचेज टाइप हमारी कौन सी होगी टेबल, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ परचेज अंडरस्कोर टाइप। इसको मैं नंबर कर देता हूँ ताकि हम जो है वो खुद, क्योंकि इसमें एक दो ही चीजें होंगी, कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं होंगी, और यहाँ पे टाइप हो जाएगी। जस्ट हमने इसकी दो ही फील्ड रखना है, एक प्राइमरी की होगा आईडी और एक टाइप होगी ये। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यस, तो ये हमारा परचेज टाइप ही है। इसमें हम दो ही चीजें फीड करेंगे, मैं फीड कर देता हूँ ज्यादातर। इसमें हम रखते हैं कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 1, बल्कि यहाँ पे मैं करता हूँ 1, यहाँ पे सॉरी ये अब मुझे करने नहीं देगा, इसको मैं करता हूँ 0, यहाँ पे मैं करता हूँ 2, और यहाँ पे मैं करता हूँ 1 2, क्योंकि आगे हम उसको चेक भी लगाएंगे कि अगर कैश परचेज 1 है तो कैश परचेज होगी, अगर 2 है तो क्रेडिट परचेज होगी। अगर 1 है तो हम कैश पेड को डिसेबल करेंगे, इनेबल करेंगे क्योंकि कैश परचेज है। अगर क्रेडिट परचेज है 2 है तो फिर हम कैश पेड को डिसेबल करेंगे। ये मैंने उसमें एंट्रीज कर दी। उसके बाद सप्लायर्स की एंट्रीज आप कर सकते हैं यहाँ पे। बहरहाल ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, 25 मिनट की हो चुकी है। तो आज की क्लास में हमने ये 4 टेबल बनाए, उनको बल्कि एक और चीज़ सॉरी, यहाँ पे एक्सटर्नल डेटाबेस टूल्स में जाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, और मैं यहाँ पे सप्लायर्स का टेबल निकाल लेता हूँ। और सप्लायर्स के टेबल की सप्लायर आईडी के साथ लिंक होगी। देखिए यहाँ पे मैं इसको लिंक करता हूँ, वन टू मैनी रिलेशन, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, और ये मैंने रिलेशन बना लिए। उसके बाद जो परचेज टाइप है ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ। परचेज टाइप को मैं लिंक करूंगा इसकी आईडी को परचेज टाइप आईडी के साथ, ये यहाँ पे लिंक हो जाएगी। अब ये हमारे टेबल्स इस तरीके से रिलेशंस जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसी तरह सेल आएगा, सेल के भी यही इसी तरह से लिंक बनेंगे, और एट द एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा एक जाल नजर आ जाएगा। अब आप ये देखें यहाँ पे हमारा आइटम है, ये आइटम आईडी है। इस आइटम आईडी को आप यहाँ पे आइटम आईडी के साथ लिंक कर सकते हैं कि एक आइटम होगी उसकी बहुत सारी डिटेल्स आ सकती हैं। ये आइटम आईडी हमारी इधर भी लिंक हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। परचेज एंट्री आईडी को हमने परचेज एंट्री के साथ रिलेट कर दिया, परचेज टाइप यहाँ पे रिलेट हो रही है, और उसके बाद सप्लायर्स यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं। अब हम जब क्यूरी बनाएंगे तो हम किसी भी टेबल से कोई भी डिटेल इन रिलेशंस के थ्रू उठा सकते हैं। ये रिलेशंस आपने याद रखने हैं।
पर खैर ये इतनी लाइनें बन जाएंगी कि आपको समझ नहीं लगेगी कौन सी लाइन कौन सी, जिस तरह गलियों के अंदर वापटा वाले तारें डालते हैं, कौन से मीटर की तार किधर जा रही है वो उन्हीं को पता चलता है। तो ये सिर्फ आपको ही आइडिया होगा कि कौन सी तार कहाँ जा रही है। ये आप वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ये क्लियर होता जाएगा कि ये कैसे बनता है। इसको आप क्लोज करें और साथ ही सेव भी कर दें। यस, ये हमने रिलेशंस भी बना लिए और टेबल भी बना लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका फॉर्म बनाएंगे और इसमें एंट्री करेंगे और वन बाई वन उसमें हम फीचर्स जो है वो ऐड करते चले जाएंगे। इंशाल्लाह हमारा एक परचेज का फॉर्म तैयार हो जाए। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।